हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सीएमए इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैराथन रिवीजन का सेकंड सेशन। यस स्टूडेंट्स, यू हैड इट राइट, दैट इज सेकंड सेशन। अब इसमें क्या क्या करेंगे एक बार तो मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो, इंश्योरेंस क्लेम्स का जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक वाला टॉपिक था वो हमने फर्स्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे एक तो इंश्योरेंस क्लेम्स का टॉपिक नंबर 2, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है सेशन। जहाँ भी कहीं पे कोई भी डाउट आए था डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट। ओके, तो स्टार्ट करें अब। एंड स्टूडेंट्स, येस आई एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे आप रिविजन सेशंस देख रहे हो आप साथ के साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी जो सब्जेक्ट की ग्रिप है वो बहुत बढ़िया बन जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से आज की क्लास के, दैट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एंड येस वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि हमें साथ साथ में नोट्स अभी नहीं बनाने, वी आर ऑन ट्रेवल और एनीथिंग, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अभी सिर्फ देख लो, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मैं ऐप पर इंस्टॉल कर दूँगी, ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो तो स्टार्ट करें। ओके, तो अब पहला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट देखो हमारे पास क्या रहता है। अब आप कहोगे मैम प्रॉफिट का लॉस कैसे होता है, या तो प्रॉफिट है या लॉस है? नहीं नहीं, क्या रहता है कि कई बार अब मान लो एक बिजनेस है, अब बिजनेस ने सोचा था कि ना एक भाई देखो अगर कभी कोई कैलामिटी हो गई, कोई फायर अकर हो गई तो बिजनेस को एक नुकसान होगा, एक तो होगा स्टॉक का लॉस, साथ के साथ मान लो वहाँ पर जो आग लगी वो लगी 17 सितंबर 2022 को, और वो सब कुछ ठीक हुआ 17 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने लग गए। अब ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स क्या बिजनेस चल पाया? नहीं। और अगर चल भी पाया तो क्या उसका वही सेम प्रॉफिट आया होगा? नॉर्मल तरीके से चला होगा? नहीं ना। तो स्टूडेंट इस टाइम पीरियड में जितना उसको लॉस होता है, लॉस मीन्स मान लो पहले उसको 1,50,000 का प्रॉफिट होना था, अब सिर्फ 1 लाख का हुआ, तो जो 50,000 का लॉस हुआ ना उसके लिए भी हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। और उसका इंश्योरेंस कैसे क्लेम होगा, मतलब किस अमाउंट पे क्लेम होगा, यहाँ पर हम वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है? डेफिनेटली लॉस ऑफ प्रॉफिट इज एज सेम एज इम्पॉर्टेंस जैसा कि हमने लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा था। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कुछ हमारे पास टर्म्स आएंगी, यानी कि कौन कौन से रिस्क कवर होंगे, वो 3 रिस्क हैं, लिखते हैं आइए। अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो सेकेंड नेम है दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, तो इस नाम से भी हमारे पास पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी भाई इसका लॉस का कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 3 रिस्क कवर होंगे हमारे पास, वो 3 रिस्क कवर होंगे। पहला तो रहेगा नेट प्रॉफिट का रिस्क। सेकेंड, अब कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं, देखो पहला हो गया एनपी, अभी लिखवाती हूँ सुनो। पहला एनपी नेट प्रॉफिट। सेकंड, कुछ स्टैंडिंग चार्जेस हैं कि वो पर्सन बिजनेस करे ना करे, खाली करे कुछ भी करे, लेकिन वो खर्चा हो ही रहा है। कैसे? जैसे कि मान लो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, वेजेस हो गए, रेंट पे आउट करना है, वो सब कुछ। ठीक है, डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे, तो दैट आर द फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस को यहाँ पर बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अभी सब लिखने वाले हैं, एक बार सिर्फ सुन लो। फिर थर्ड होता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि मान लो अब वहाँ पर वर्किंग करने के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट लग रही हो। ठीक है, तो 3 तरीके के रिस्क कवर कर लेते हैं हम। इट कवर्स फॉलोइंग 3 रिस्क। ठीक है, अब वो 3 कौन कौन से रिस्क हैं? तो पहला रिस्क हमारे पास आता है लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट का। ठीक है, कि उसको जो उसके नेट प्रॉफिट का लॉस हुआ, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब जीपी माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंडिचर माइनस। सेकंड स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं जो उसने स्टैंडिंग चार्जेस की यानी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर की पेमेंट करी। सो पेमेंट मेड फॉर स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड। ठीक है, आपके पास इंश्योरेंस चैप्टर में जो वर्ड आएगा दैट विल बी ऑलवेज दी स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स्ड ओवरहेड, एग्जाम्पल लिख लें कुछ। आइए स्टूडेंट, लाइक मान लो सैलरीज हो गई, वेजेस हो गए, या कोई मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड हमने बात करी, जो थर्ड हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो रहेगा हमारे पास कोई भी अगर एडिशनल कॉस्ट उसने लगाई है काम चलाने के लिए। सो एनी एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग,
स्टूडेंट सिमिलरली जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिवीजन कर रहे हैं, डीटी और आईडीटी की रिवीजन भी हम करेंगे। तो जहाँ भी जिसको भी लग रहा है कि हाँ हमने ये वाली मुझे क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। ओके, चलो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखो जब भी हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ, ठीक है, तो हमें ना स्टूडेंट्स वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी पड़ती हैं। तो एक बार वो टर्म्स रिवाइज करते हैं। हाँ, सारी टर्म्स हमने क्लास में की हुई हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो अब वो जो टर्म्स हैं, पहली टर्म आती है इंडेमनिटी पीरियड। क्या आता है? इंडेमनिटी पीरियड। लिखो स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। अगर ये टर्म्स आपको समझ नहीं आई तो यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन। ओके, सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ गई इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड मतलब होता है वो पीरियड जिसमें कि लॉस हुआ। इट मीन्स जब वो जो कैलामिटी है वो अकर हुई, यानी जब डैमेज हुआ अप टू द डेट जब तक बिजनेस ने नॉर्मल ऑपरेशन शुरू नहीं किया। जो बीच का टाइम पीरियड होता है वो होता है इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। तो यहाँ लिख भी सकते हो लॉस वाला पीरियड, लॉस वाला पीरियड, ठीक है। तो जब भी इंडेमनिटी पीरियड आएगा इट मीन्स द लॉस वाला पीरियड। अब ये है क्या, लिखिए स्टूडेंट। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज, स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज। और कब तक ये पीरियड चलता है? सो अप टू द डेट जब बिजनेस जो है अपना नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट करता है। अप टू द डेट व्हेन business begins its normal operation, ठीक है। ये है इंडेमनिटी पीरियड। सेकेंड टर्म आती है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का क्या मतलब है? मतलब कि लॉस, ठीक है। तो वहाँ पे कभी लॉस लिखा नहीं आएगा, वहाँ पे लिखा आएगा इंडेमनिटी पीरियड। तो अब सेकेंड यहाँ लिखो इंडेमनिटी। अब स्टूडेंट्स इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ कि जितना उसको लॉस हुआ, मान लो नॉर्मली उसको क्या होता है, नॉर्मल उसका जो प्रॉफिट है दैट इज 1,50,000, लेकिन इंडेमनिटी पीरियड में जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट अर्न हुआ वो हुआ 75,000। तो 150 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 75 का लॉस है, ठीक है। तो इंडेमनिटी मतलब लॉस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, कहीं कोई क्रैमिंग रट्टाफिकेशन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, माइनस क्या माइनस करोगे? जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग दिस पीरियड, एक्चुअल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो ग्रेट। ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें ये सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन अब बात आती है कि वो वहाँ पर क्लेम कितना कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, जब भी उसको ये पता लगाना है कि मुझे क्लेम कितना करना है, तो मैं आपको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स बता रही हूँ। आपने बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व 100% एंड करेक्ट होगा। यस, देखो पहले समझते हैं कितना लॉस हुआ। अब कैसे पता लगाएं? तो हमें ये देखना होगा कि उसको नॉर्मली कितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसका जीपी रेट क्या है। मान लो उसको जो है उसकी सेल्स पर 1 लाख रुपए का जीपी हुआ 10 लाख की सेल पे, यानी 10% जीपी है। अब हम ये देखते हैं, अच्छा इसका जीपी रेट नॉर्मली 10% चलता है, ठीक है। कुछ इन्फ्लेशन वगैरह है तो उसकी सेटिंग कर लेंगे, वरना नॉर्मली 10% है। फिर देखेंगे हम कि उसको ना इस टाइम पीरियड में नॉर्मली सेल कितनी होती है, ठीक है। मान लो सितंबर मंथ में उसको सेल कैसी रहती है, ओके। फिर हम देखेंगे, अच्छा तो इसके अकॉर्डिंग इस बार भी उसको इतना ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता जो नहीं हुआ, जिसका लॉस हुआ, ठीक है। बस इतना सा निकालना है इसमें। तो लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ amount of claim अंडर कौन सी पॉलिसी के अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है। तो अब करें वो स्टेप्स। आइए स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या देखना है? ग्रॉस प्रॉफिट का रेट देखना है। मैम इस साल वाला थोड़ी ना देखेंगे, पिछले साल का देखो ना, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। इस साल तो डैमेज हो ही गया, तो ये तो एबनॉर्मल केस है। तो फाइंड आउट द स्टेप नंबर 1 इज फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट देख लेंगे। अच्छा, अब बात आई मैम ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट या रेट देखेंगे कि सेल डिफर करती है, ठीक है, तो रेट देखेंगे। अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट कर देंगे। सो आफ्टर कंसीडरिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस,
आफ्टर कंसीडरिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस, कि मान लो उसका ये ट्रेंड है हर साल 2% से जीपी ज़्यादा हो जाता है, पिछले साल 10 था तो अब हम 12% अज्यूम करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर कंसीडरिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस, ओके स्टूडेंट। फिर बात आती है, अब ये देखो कितनी सेल कम हुई है, क्योंकि जो सेल हो गई है, मैंने बोला 1,50,000 की नॉर्मल सेल थी, इस बार 75 हुई है, तो शॉर्ट सेल कितनी है 75,000, इंडेमनिटी 75,000 की है, लॉस 75 का हुआ है, उस पर देखेंगे ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखो कि उसको शॉर्ट सेल्स कितनी हुई है, क्या देखेंगे कि उसकी शॉर्ट सेल्स कितनी है। अब जब हम शॉर्ट सेल्स देखेंगे तो देखो हमने शॉर्ट सेल्स पर इंडेमनिटी देखनी, इंडेमनिटी मतलब कितना लॉस हुआ, शॉर्ट सेल मतलब उसकी टर्नओवर कितनी कम हुई, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझना, इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ शॉर्ट सेल्स। इंडेमनिटी मतलब होता है लॉस, तो सेल पर प्रॉफिट का लॉस होता है, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट लिखो यहाँ पर, तो अब हम निकालेंगे फाइंड आउट द शॉर्ट सेल्स, फाइंड आउट द शॉर्ट सेल्स, ठीक है। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आ गया 10%, और वो कह रहा है कि भाई नॉर्मली जो है ना यहाँ पर जो सेल है वो 10 लाख की होती है, इस साल 8 लाख की हुई है। अब मैम किस साल, पिछले 12 महीने का देखें या देखें क्या, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट सेल्स निकालते टाइम पे, देखो हर मंथ की सेल्स जो है वो वेरी करती है हर बिजनेस में। अब कूलर्स की सेल है वो समर्स में ज़्यादा होगी, विंटर्स में कम होगी, ठीक है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस ना। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड टर्नओवर लेते हैं। स्टैंडर्ड टर्नओवर का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब होता है, मान लो मैं इस साल सितंबर की बात कर रही हूँ, तो पिछले साल का भी सितंबर देखो, यानी पिछले 12 महीनों में जो सेम टाइम पीरियड आ रहा है वो यहाँ पर हमने अज्यूम करा है, यानी कि इस साल सितंबर तो पिछला भी सितंबर, उसकी सेल सिर्फ हम यहाँ देखेंगे, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टर्नओवर, ओके। अब स्टैंडर्ड टर्नओवर में से क्या माइनस करेंगे हम कि भाई उसको एक्चुअल टर्नओवर कितना हुआ, वो आ गई शॉर्ट सेल। अब आप भूल ना जाओ, खुद से भी जब एक और रिविजन करोगे तो स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब लिखो। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब हो गया स्टूडेंट, टर्नओवर ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, टर्नओवर ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड इन प्रीवियस 12 मंथ्स, ओके। तो यानी अगर इस साल का सितंबर है तो पिछले साल का भी सितंबर, ओके स्टूडेंट। अब मान लो यहाँ पर जब हमने निकाला तो उसको शॉर्ट सेल्स आ गई, मान लीजिए ज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर वाज 10 लाख रुपीज़, कि हर साल 10 लाख की सेल होती है उसको सितंबर में, और एक्चुअल टर्नओवर आया 8 लाख, तो कितने की कम सेल हुई है, 2 लाख रुपए की, कितने की कम सेल हुई है, 2 लाख की, ठीक है। अब इसका मतलब जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस हुआ ना स्टूडेंट, वो इस 2 लाख रुपए पे हुआ है और किसी पे नहीं हुआ। तो थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस शॉर्ट सेल्स। क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस शॉर्ट सेल्स। वाई, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली इसी शॉर्ट सेल्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका लॉस हुआ है, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सेल्स से मतलब नहीं, हमें तो हमारा प्रॉफिट से मतलब है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। अब कितनी शॉर्ट सेल्स हुई है, 2 लाख रुपए की। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या है, 10%, जो हमने देखा पिछले सालों को देखते हुए, तो इट बिकम्स 20,000, यानी उसका 20,000 रुपये का तो एक क्लेम बनता है। कितने का बनता है, 20,000 का। अब स्टूडेंट्स बात आई, मैम ये तो ना ग्रॉस प्रॉफिट है, आपने कहा था नेट प्रॉफिट देखना है, हाँ, तो अब हमने उसके इसका मतलब एडिशनल एक्सपेंडिचर्स भी तो देखने हैं। आइए स्टूडेंट्स अब वो देखते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, जो उसको कहा उन्होंने कि भाई आपको जो है हम यहाँ पर भी देखो, अब क्वेश्चन में वो आपको कुछ ना कुछ करके देगा। एक तो जीपी आ गया हमारे पास, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बात खत्म हो गई। सेकेंड, उसको जो और ज़्यादा जिसका क्लेम उसको मिलने वाला है डैट इज एक्सपेंसेस, लेकिन कितने एक्सपेंडिचर का क्लेम मिले, तो अब हम वो सीखेंगे कि उसका कितना अमाउंट जो है वो एडमिसिबल होगा एज द एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। लिखिए स्टूडेंट, सो अमाउंट, सेकेंड इज अमाउंट एडमिसिबल एज, अब ऐसा थोड़ा ना वो 20 लाख का है हम 20 लाख मान लेना ही ना। सो अमाउंट एडमिसिबल एज एडिशनल एक्सपेंस, कितना अमाउंट जो है वो एडमिसिबल है एज एडिशनल एक्सपेंडिचर। सो लेट्स डू इट। देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आ गया जो उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, तीनों में से एक लेंगे मैम, तीनों में से मिनिमम लेंगे या मैक्सिमम लेंगे, तो मिनिमम, ठीक है। तो इन तीनों का जो भी सबसे कम होगा उतना उसको अलाउड होगा, मिनिमम ऑफ दिस शैल बी अलाउड, ठीक है। पहला तो हो गया एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सेकेंड स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब सेकेंड हमने ये देखना है, हमारे पास जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो जिनका हमने इंश्योरेंस करवा दिया,
जिनका हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया, इंश्योर्ड स्टैंडिंग एंड अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग, ठीक है ना। अब उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन होगा। देखो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला लगाना है। पहला तो आ गया कि कितना उसको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। मैम ग्रॉस प्रॉफिट किस पर, ये जो एडिशनल खर्चा करा है ना, मान लो स्टूडेंट एडिशनल खर्चा करा 75,000, तो इस 75,000 की वजह से उसको सेल कितनी हुई है। सपोज 75,000 खर्चा करके उसको 2 लाख रुपए की सेल हुई है, तो उस 2 लाख रुपए पर जीपी देखना है, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स, लेकिन ये एडिशनल सेल्स क्यों हुई है, किसी और वजह से नहीं, इस एडिशनल एक्सपेंडिचर की वजह से, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर। कि चलो ठीक है, इतना तो एक तरीके से मतलब सेव ही कर दिया, ठीक है ना। तो मान लो स्टूडेंट एडिशनल सेल्स उसकी हुई है यहाँ पे 3 लाख की सपोज, एडिशनल एक्सपेंडिचर की वजह से, और 10% का जीपी रेशियो चल रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 30,000, ठीक है। कितना आ गया 30,000। अब थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता है, थर्ड में हमने निकालना है कि देखो एक तो हमने कहा जी एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसका इतना हुआ है, अब हम कह रहे हैं इसका जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है ना, इसको भी जरा एक बार एवरेज क्लॉज से भी निकाल कर देखो कि उसको कितना अलाउ करना चाहिए। तो थर्ड मैंने आपको क्लास में क्या करवा रखा है, एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट। जब नेट प्रॉफिट ले रहे हैं तो साथ में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड होंगे। अभी मैं इसका मतलब भी बताती हूँ आपको कि कैसे रहेगा। दिस आर द स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। और डिवाइड करेंगे हम किससे, वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। अभी एक बार फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं फॉर्मूला आपको समझाती हूँ। देखो उसने कहा जो हमने आपको इंश्योरेंस करके दिया है वही तो खर्चे अलाउ करेंगे, या जो उसका आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया वो भी अलाउ नहीं जी, जिसका इंश्योरेंस करवाया। अब मान लो स्टूडेंट उसने जो इंश्योरेंस करवाया है, एडिशनल एक्सपेंडिचर उसने करा सपोज 75,000, उसका मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट आ गया 70,000, ठीक है। अब उसने ये 75,000 जो है ना वो एडिशनल एक्सपेंडिचर किया है सारे एक्सपेंसेस को देखते हुए, मतलब सारे एक्सपेंडिचर चाहे वो अनइंश्योर्ड है चाहे इंश्योर्ड है, ठीक है। तो अब मान लो स्टूडेंट उसका नेट प्रॉफिट यहाँ पर 70,000 हमने माना, और सारे स्टैंडिंग चार्जेस को मिलाकर वो आ गया 30 + 20,000, ठीक है। तो ये तो था कि भाई सारों के ऊपर 75,000 का खर्चा हुआ, तो इंश्योर्ड पे कितना हुआ था वो बताओ, हम उतना अलाउ करेंगे, ठीक है। अब इंश्योर्ड कितना है 30,000, तो हम ये निकाल लेंगे यहाँ, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। ये था सेकेंड पार्ट, समझ आया। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आपने कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना? हाँ हाँ बिल्कुल बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम पर ग्रॉस प्रॉफिट में से जब एक्सपेंस माइनस होता है तो नेट प्रॉफिट आता है। अब क्या मैं ये लिख सकती हूँ नेट प्रॉफिट में जब हमने सारे एक्सपेंसेस स्टैंडिंग चार्जेस ऐड कर दिए, इट मीन्स इट बिकम्स अ ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? अब ग्रॉस प्रॉफिट में स्टूडेंट्स यहाँ पे माना जाता है कि देखो जो इंश्योर्ड वाले थे ना वो इसमें ऐड हो गए, ये मानेंगे, ठीक है। तो यानी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाएंगे, लिखिए इसका सेकेंड फॉर्मूला जो आएगा, मतलब या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वाला, या फिर डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन सेकेंड फॉर्मूला हमारा लगता है एडिशनल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, एनपी नहीं ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे कितना, उसका अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, मतलब वो वाले जो इंश्योर्ड नहीं है, ओके। और फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो ऊपर भी हमने खाली इंश्योर्ड लिया था, जीपी में इंश्योर्ड है ये मान लिया हमने, तो अब यहाँ पे खाली ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, जो भी इसमें से मिनिमम होगा डैट विल बी अलाउड, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि देखो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज हम ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट लेना किस पे, उसके एनुअल टर्नओवर पर, किस पर, एनुअल टर्नओवर पे, कि उसका एनुअल टर्नओवर का कितना आया है, ओके। चलो ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब ग्रॉस क्लेम कितना मिलेगा, मतलब हमें पता चल गया जी इसके इतनी ग्रॉस प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट का लॉस हुआ, इतना एक्सपेंडिचर लगा, क्लेम अमाउंट बता दो अब हमें, ओके। सो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में देखने वाले हैं कि उसका क्लेम कितना बनता है, ठीक है। तो क्या करें, ऐड करते हैं। ऐड किसको करेंगे, एक तो जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया शॉर्ट सेल्स पर क्योंकि उसका नुकसान हुआ है, साथ के साथ जितना भी हमने एडिशनल एक्सपेंडिचर एडमिसिबल किया है, ठीक है, अभी जो हमने निकाला एडिशनल एक्सपेंडिचर
एडमिसिबल। ठीक है, इतना स्टूडेंट्स। अब बात आती है मैम इसमें से कुछ माइनस होगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स आ गया, प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर भी हमारा लगा है, तो हमने उसका भी क्लेम लेना है। हाँ स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई इंडेमनिटी, हमें कुछ क्लेम मिल गया, मतलब हमारी जो, इसका मतलब होता है हमारे जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे, ठीक है, उसमें किसी तरीके की कोई सेविंग हो गई इंडेमनिटी पीरियड के दौरान पे। अब अगर सेविंग हो गई, उसको सैल्वेज कर दिया, कुछ भी है, तो वो तो बच गया ना, ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे, उसका क्लेम थोड़ी ना लेंगे। तो लिखो लेस सेविंग इन एनी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एनी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एनी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि इंश्योर्ड वालों का ही क्लेम मिल रहा है, ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास कि उसको क्लेम कितना मिलेगा वहाँ पे, दैट इज़ द ग्रॉस क्लेम। क्या निकाला ये हमने? ग्रॉस क्लेम। लिख लो यहाँ पर, ग्रॉस क्लेम निकाला है कि उसको क्लेम कितना मिलेगा। तो एक तो जीपी जो उसकी शॉर्ट सेल्स पे हुई है, साथ के साथ जो एडिशनल एक्सपेंस हुआ है, माइनस अगर कुछ सेविंग हुई है ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, सो आई होप ये सबको अच्छे से समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स बात आती है, ये तो आ गया हमारे पास ग्रॉस क्लेम, ठीक है, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि जो उसका इंश्योरेंस है वो अंडर इंश्योरेंस है? हाँ, मतलब इंश्योरेंस कम लिया हुआ है, ग्रॉस क्लेम का अमाउंट ज़्यादा है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो अगर स्टूडेंट्स ऐसा कोई केस आया तो हम क्या लगाते थे? एवरेज क्लॉज तो लगाइए। वो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लिख लो, एवरेज क्लॉज जैसा, हाँ सेम हमने लॉस ऑफ स्टॉक में करा, तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें? एवरेज क्लॉज अब हमारा बन जाएगा नेट क्लेम, कि भाई एक्चुअल अब इतना मिल रहा है, टोटल क्लेम वाज दिस, लेकिन आफ्टर ऑल द कि उसको अंडर इंश्योरेंस भरा है, तो अब उसका नेट क्लेम इतना है। कितना है आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखो यहाँ पर, आई होप पूरा चैप्टर आपको डिवाइस हो जाएगा इससे। तो नेट क्लेम शेल बी कि ग्रॉस क्लेम इतना है। ग्रॉस क्लेम कितने पर है? तो स्टूडेंट दैट ग्रॉस क्लेम इज ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, ठीक है, ऑन एनुअल टर्नओवर। हमें किसका क्लेम निकालना है मैम? हमें तो उसकी पॉलिसी वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना है ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि वो अंडर इंश्योरेंस पर है, तो मल्टीप्लाई बाय कर दो पॉलिसी वैल्यू, यानी एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर इतना ग्रॉस क्लेम बनता है, लेकिन पॉलिसी वैल्यू कितना अलाउड करेगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास द पॉलिसी वैल्यू। अब बात आ रही है मैम ये बार बार ना एनुअल टर्नओवर आ रहा है, इसका क्या मतलब है ये भी लिख लो। एनुअल टर्नओवर का मतलब है स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डैमेज, ठीक है। सो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स immediately preceding the date of damage. Immediately preceding the date of damage. Okay students, तो आई होप स्टूडेंट इसके साथ आपको पूरा जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट्स है आपको तो डेफिनेटली यू कैन टेक योर डाउट्स। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ अ सेकंड चैप्टर ऑफ टुडेज क्लास विच इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखे इसका नाम, ये स्टूडेंट्स अब हमारे देखिए कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। सेशन 1 में हमने कवर करा था अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। अब सेक्शन नंबर 2 में आज हम इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर कर चुके हैं, लॉस ऑफ स्टॉक ऑलरेडी कवर्ड है। उसके बाद अच्छा क्लास अच्छी लगी है, समझ आया, इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना तो बनता है। यस, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स राइट इट डाउन। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द प्रॉफिट, यानी जो नॉर्मली हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके केस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे कैसे बनानी होती हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को पीओ लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास ना दो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट आते हैं, जहाँ पर हमें दो चीज़ें बनानी है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक तो स्टूडेंट्स हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है ना? यस। सेकेंड क्या बनाते हो जल्दी से बताओ मुझे? या बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। अब अगर मैं स्टूडेंट्स इसको समराइज़ करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट, कि जहाँ पर हम हमारी कंप्लीट इनकम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इनकम की डिटेल्स देते हैं। और बैलेंस शीट में हम प्रोवाइड करते हैं इट इज़ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ डिटेल्स। क्या है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ डिटेल्स, जिसमें लिख देते हैं इतनी असेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ है, इतनी कैपिटल एंड ऑल। नाउ स्टूडेंट्स वी ऑल नो कि P&L अकाउंट कैसे बनता है। भाई एक साइड डेबिट है, क्रेडिट है, डेबिट में एक्सपेंसेस आ गए, क्रेडिट में इनकम्स आ गई हमारी सारी, फिर बैलेंस शीट है, असेट साइड, लाइबिलिटी साइड। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं।
ये चैप्टर में से आता क्या है वो बात करते हैं। तो इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आइए एक बार उन एडजस्टमेंट्स को कवर आउट करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स इसमें आती हैं। पहली एडजस्टमेंट आती है रिलेटेड टू डेट्स। डेट्स मतलब उधार, कि किसी पर्सन ने अभी हमारा पैसा देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं वो देखो, लिख लो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स। यस, आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, यही सेम नोट्स अपलोड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स पहली एडजस्टमेंट के बारे में जो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ वो है रिलेटेड टू डेट्स, डेट से रिलेटेड, ठीक है। अब डेट मतलब उधार, ओके, कि डेटर ने पैसा देना है। अब डेट्स 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। एक होता है स्टूडेंट बेड डेट। बेड डेट का मतलब होता है वो पैसा जो कि डेटर है वो वापस नहीं करा, मतलब हमें पता है पैसा डूब गया, ठीक है। सो दैट इज़ अ बेड डेट्स, ओके। बेड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, यानी कि ये हो गया बिजनेस लॉस, ओके। अब अगर बिजनेस लॉस है तो कहाँ पर शो करोगे? ऑब्वियसली अगर बिजनेस लॉस है तो इसको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट पे चार्ज करेंगे। तो ये हमेशा चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट। कहाँ चार्ज होता है? अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब है कि पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी, हमें डाउट है। अब अगर हमें ऐसा कुछ डाउट होता है तो हमें क्या कहता है प्रूडेंस कंसेप्ट, कि भाई ठीक है फिर आप उसके लिए सेपरेटली कुछ पे निकाल के रखना अमाउंट साइड में, यानी प्रोविज़न बना देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स के लिए स्टूडेंट्स क्या बनता है? हमारा प्रोविज़न बनाया जाता है, ठीक है। डाउटफुल मतलब जो डाउटफुल टू रियलाइज है, कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में हम इसको बनाएंगे प्रोविज़न। मैम प्रोविज़न बनाएंगे तो शो क्या करेंगे? चार्ज तो अगेंस्ट प्रॉफिट ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रोविज़न बना के करेंगे, ठीक है। नॉर्मली नहीं लिख देंगे भाई ये तो बेड डेट हो गया, बेड डेट हुआ नहीं ना। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन कैसे करेंगे? प्रोविज़न बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? प्रोविज़न बनाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक तो हम इसका प्रोविज़न बनाएंगे। अच्छा मैम अगर हमने इसका प्रोविज़न बना दिया तो हम इसको और कहाँ पर शो करेंगे? अब हमें पता है मेरे पास पहले असेट साइड में 10 लाख रुपए के डेटर थे, 50,000 वाला डेटर डाउटफुल लग रहा है, मैंने उसके लिए प्रोविज़न बना दिया, ठीक है। तो उसको मैं मेरे डेटर में से माइनस करेंगे, ठीक है। सो रिड्यूस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। मैं एक मिनट वीडियो हाइड कर रही हूँ सो दैट ऑल यू कैन राइट इट डाउन। रिड्यूस कर लेंगे सन्ड्री डेटर्स से, रिड्यूस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड डेट्स। गुड डेट्स मतलब है वो लोग पैसा देंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कोई प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम जैसे 10 लाख रुपए में सब 9.5 लाख जो है वो गुड डेट्स हैं कि पैसा मिलेगा, तो वो बैलेंस शीट में शो हो जाएगा, ठीक है। लिखो स्टूडेंट गुड डेट्स। गुड डेट्स का मतलब हो गया यहाँ पर जो पैसा मिलेगा, सो देयर इज़ नो प्रोविज़न रिक्वायर्ड फॉर इट, नो प्रोविज़न रिक्वायर्ड, ओके। अब कोई प्रोविज़न रिक्वायर्ड नहीं है तो ये हमारी डेटर्स में शो होगा। कहाँ होगा? डेटर्स। लिख लिया सबने? ओके ग्रेट। सो हियर आई एम बैक, ठीक है। ये थी स्टूडेंट्स हमारी बेड डेट्स, हमारी डेट्स की एडजस्टमेंट। तभी हम कई बार लिखते हैं प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स। इट इज़ नॉट फॉर द प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स, इट इज़ प्रोविज़न फॉर द डाउटफुल डेट्स, ठीक है। दोनों ही P&L अकाउंट में शो होता है, लेकिन बेड डेट्स को शो करते हैं 2 बेड डेट्स। प्रोविज़न है, डाउटफुल है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। नाउ लेट्स राइट इट डाउन। अच्छा, बेड डेट्स के केस में भी स्टूडेंट्स बिजनेस लॉस हुआ है तो इसको भी रिड्यूस कर देते हैं डेटर्स अमाउंट से, कि भाई ये पैसा भी नहीं मिलने वाला तो ये अब हमारी असेट नहीं है, तो रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो अफेक्ट दोनों का आता है P&L पर भी और बैलेंस शीट पर भी, ओके स्टूडेंट्स लेट्स राइट इट डाउन। अब बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की। तो सेकंड एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें पता है डेटर्स से अमाउंट मिलना है, हम डेटर्स को कह रहे हैं यार पैसा दे दो, हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे, तो वो लोग डिस्काउंट लेकर पैसा दे देंगे, हमें पता है, ठीक है। सो सेकंड एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, कि डेटर्स के अमाउंट पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ओके। अब इसके केस में स्टूडेंट्स हमें ईयर वाइज देखना है कि जब फर्स्ट ईयर आया यानी वो डिस्काउंट अराइज हुआ, उसके केस में क्या एंट्रीज होंगी और बाद में क्या होगी। तो फर्स्ट ईयर में हम पहले देखेंगे, एक तो आया हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। तो एक तो उसकी अलाउ की हम देखेंगे कि वो क्या एंट्री रहेगी। सेकंड स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है कि जब हमने डिस्काउंट दे दिया तो हम उसका प्रोविज़न भी तो बनाएंगे ना, कि हाँ भाई हमने इतना डिस्काउंट दिया तो इसके लिए अमाउंट खुद से ही खर्चा दिखा दो, इसको प्रोविज़न दिखा दो, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ओके स्टूडेंट्स। अब मैम प्रोविज़न क्यों दिखा रहे हैं? प्रोविज़न इसलिए दिखा रहे हैं, देखो हमने उसको कहा हम आपको ना 10,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं,
बाद में जब वो ये 10,000 एडजस्ट कराएगा वो सच में हमें कम देगा तो हम इस प्रोविज़न से अमाउंट को सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। चलो, तो डिस्काउंट जब हम स्टूडेंट्स अलाउ करेंगे तो एंट्री जो पास होगी वो जर्नल एंट्री रहती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इतने से डेटर कम हो गया, डेटर ने पहले 10 लाख देना था, अब 9.5 लाख देगा, तो टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, यानी बैलेंस शीट में से इसको रिड्यूस कर देंगे, बैलेंस शीट में से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, कहाँ से रिड्यूस होगा? डेटर्स अमाउंट से। अब आता है प्रोविज़न। प्रोविज़न कहाँ शो करोगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यानी दोनों इफेक्ट आएंगे, एक P&L में भी और बैलेंस शीट में भी इसका, ठीक है। तो सेम डेट्स वाला इसमें केस रहा। अब इसकी एंट्री वैसे क्या बात होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू खर्चा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। ओके, क्लियर? चलो ठीक है। अब बात आती है सेकेंड ईयर की, जब वो डिस्काउंट एक्चुअली में दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं अब सेकेंड ईयर में क्या रहेगा। सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स पहला तो अच्छा, अब एक तो इस पॉइंट को समझो कि आप यहाँ पर ना उसको मिस कम्युनिकेशन पे ना ले लो। पहले साल में किसी को डिस्काउंट दे दिया, साथ में उसका प्रोविज़न बना दिया। अब वो कह रहा है कि मैं दूसरे साल में किसी और को डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो अब हम उस प्रोविज़न से एडजस्टमेंट कर लेंगे, हमारे पास प्रोविज़न बना हुआ है। क्लियर? चलिए लिखिए। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा स्टूडेंट्स? एक तो अमाउंट जो है डिस्काउंट अलाउ होगा, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ होगा, और हमें पता है हमारे पास ना प्रोविज़न भी बना हुआ है। सेकेंड आया कि अब हमने प्रोविज़न के लिए करना है, ठीक है, सो फॉर प्रोविज़न। ओके, तो जब डिस्काउंट अलाउड होता है तो एंट्री क्या पास होती है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इतने से डेटर का अमाउंट कम हो गया, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ओके स्टूडेंट, अब जब प्रोविज़न होगा तो प्रोविज़न के लिए एंट्री क्या पास होगी? अब हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न है ना, तो प्रोविज़न अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अकाउंट अलाउड डेबिट, पूरा लिख लेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब बात आई मैम यहाँ पे प्रोविज़न को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास पहले देखो फर्स्ट ईयर में ना ये प्रोविज़न बना हुआ था, हम इसी में से एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब वो क्रेडिट में दिखाया था हमने, P&L टू प्रोविज़न, प्रोविज़न अमाउंट आ गया था, अब उस प्रोविज़न को डेबिट करके ख़त्म करेंगे, तो टू डिस्काउंट अलाउड। अब ये जो डिस्काउंट अलाउ हुआ है ये प्रोविज़न के चार्ज पे हो जाएगा, ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई डाउट? फर्स्ट ईयर की एंट्री में प्रोविज़न आया, सेकेंड ईयर में प्रोविज़न खत्म हुआ वो, ठीक है। वैसे भी स्टूडेंट्स पेपर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। इसमें सिर्फ 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको सीखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड एडजस्टमेंट। अब आता है मैम फिर सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? पहले ईयर में प्रोविज़न बना था, सेकेंड में उसमें से कुछ कम हुआ, ठीक है ना। अब थर्ड में देखने हैं, अगर और ज़्यादा प्रोविज़न की ज़रूरत है तो बना लो, नहीं ज़रूरत है तो उसको ख़त्म करो। ओके, लेट्स डू इट स्टूडेंट्स। तो पहला हमारे पास यहाँ पर आ गया नेक्स्ट ईयर का। अब हम प्रोविज़न एस्टीमेट देख लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर में प्रोविज़न एस्टीमेट कितना आएगा। अभी सिर्फ समझ लो, जब आप इसका क्वेश्चन करोगे ना तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट 100%, ठीक है। प्रोविज़न एस्टीमेट, अगर तो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट कब होगी कि अगर जो पुराने वाला है वो अब कम रह गया है और नया हमें एक और प्रोविज़न बनाना है जो कि ज़्यादा है, ठीक है। सो इफ़ मोर रिक्वायर्ड, अगर और ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा कब रिक्वायर्ड होगा? अगर जो नया वाला है इट इज़ मोर देन द ओल्ड वन, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर वाले में से कुछ कम कर दिया। अब देखते हैं थर्ड ईयर में कितना बनना है। अगर बनना है तो ठीक है बना लो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अकाउंट अलाउड, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। हमने उसका प्रोविज़न और बना लिया, फिर वही एंट्रीज चलती रहेंगी कि आगे ज़रूरत होगी इस प्रोविज़न से ले लेंगे। अब मान लो, लेकिन अगर वो कह रहा है कि प्रोविज़न अब जो हमारे पास आ रहा है ओल्ड ही ज़्यादा है न्यू से, ओल्ड ज़्यादा है न्यू से, हाँ, तो मतलब तो ये तो इनकम हो गई। मैम इनकम कैसे? मान लो स्टूडेंट नया वाला 75,000 का है, ओल्ड वाला 80,000 का है, तो 5,000 की तो इनकम हो गई ना, उतना तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इसका रिवर्सल एंट्री पास कर दो, यानी प्रोविज़न अकाउंट डेबिट। अब फ़ायदा हो रहा है तो P&L क्रेडिट होगा टू P&L अकाउंट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी फाइनल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी वो देखते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनाना है? एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द सेकंड इज द बैलेंस शीट। सो लेट्स
डू इट। ओके, लेट्स डू इट स्टूडेंट्स। तो आइए अब देखते हैं अब फाइनल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। फाइनल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, ठीक है। जब फाइनल स्टेटमेंट्स बनानी है तो क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। तो मैं पहला स्टार्ट करती हूँ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से, ठीक है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से आप पेपर में पूरा लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, मान लो एक प्रॉपर ईयर के लिए है, तो स्टूडेंट इसमें हमेशा आपको ऐसा लिखना होता है, वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं, याद रखना। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। तो यू हैव टू राइट इट कम्प्लीटली। इनफैक्ट जिसका नाम दिया हुआ है कि ये कंपनी है वो भी लिख दोगे कि इसका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है। ओके, लिखे। चलो स्टूडेंट, तो अच्छा मैम इसमें वैसे हम कौन से एक्सपेंडिचर्स दिखाते हैं, पिछले साल का भी नहीं, इसमें हमेशा सेम ईयर का इनकम एंड एक्सपेंस शो होता है। पिछले साल का है तो भी हटा दो, नेक्स्ट ईयर का है तो भी हटा दो, इसमें जो शो होगा वो सिर्फ इस साल का होगा। दैट इज़ फॉर द ईयर एंडेड, सो दैट इज़ द सेम ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो बनाएं इसको। आइए अब एक बार फॉर्मेट भी देख लेते हैं। इस तरीके से रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखें। आइए लिख लो। अब स्टूडेंट्स मान लो वो इन लैक्स वाला कुछ है तो अमाउंट रुपीज़ इन लैक्स ब्रैकेट करके लिख लीजिए, आपको क्लास में सब बता रखा है, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फटाफट से क्लास लाइक कर दो, एंड येस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, और कोई डाउट है तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन दैट। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, डेबिट और क्रेडिट। अब सबसे पहले यहाँ क्या आता है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक। की बिजनेस इस साल का जब शुरू हुआ तो ओपनिंग स्टॉक कितना था। फिर क्या आएगा स्टूडेंट कि परचेजेस कितने थे। अब होती है, एक होता है वेजेस एंड सैलरीज, होता है सैलरीज एंड वेजेस। अगर तो है वेजेस एंड सैलरी, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। बट इफ इट इज़ अ सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी का मतलब होता है जो ऑफिस में दी जाती है, वेज मतलब जो फैक्ट्री में। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज पर्टिकुलरली फॉर द फैक्ट्री पार्ट, ठीक है। तो वहाँ पर वेजेस दिए जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज है तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, यही लिखोगे। सैलरीज एंड वेजेस है तो नीचे P&L में जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स मान लो परचेजेस में से कोई रिटर्न हुई है तो वो भी यहाँ पर लेस कर देंगे, परचेजेस में से लेस रिटर्न्स। क्लियर। फिर आता है हमारे पास, उसने कुछ सेल करी होगी, बाय सेल्स, सेल में से कुछ रिटर्न हुई है वो माइनस कर दो, दैट इज सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगी कि इतनी सेल हुई नहीं है। उसके बाद बात आई बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर प्रॉफिट आ रहा है तो टू GP, लॉस आ रहा है तो बाय ग्रॉस लॉस। लिखिए स्टूडेंट्स, समझ आ गया। सो टू GP कैरेट डाउन और बाय ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन। फिर यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। बस इतना सा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ये जो अमाउंट होता है ना स्टूडेंट, दिस वन द GP अमाउंट, ये कहाँ जाता है P&L अकाउंट पे, और अगर ग्रॉस लॉस है तो इस साइड पे। दोनों की साइड्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो इस साइड आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कि अब इसको लाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो GP ब्रॉट डाउन, और अगर लॉस है तो ऑन दिस साइड दैट इज बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को हमेशा कैरी डाउन कर देना, और एक ही चीज़ आएगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट कोई और अगर हमारा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 2 ग्रॉस लॉस। कोई और अगर अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, 2 अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर कोई और इनकम आ रही है तो इनकम आ जाएगी, लाइक इंटरेस्ट इनकम एंड ऑल, सो बाय अदर इनकम, बाय अदर इनकम। हाँ जी, बस ये चैप्टर भी आपका ओवर होने वाला है, सो डोंट वरी एट ऑल। अगर मान लो कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो यहीं आएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ द अदर इनकम। फिर स्टूडेंट कमीशन रिसीव्ड हुई है तो कमीशन रिसीव्ड आ गई, ठीक है। किसी भी तरीके का कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारे P&L को क्रेडिट करेगा, तो वो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एंट्री क्या है, इसका मतलब कमीशन रिसीव टू P&L, तो P&L क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद बात आती है, अगर हमने हमारी असेट सेल करी है, अब ये DT नहीं है कि आप यहाँ नहीं दिखा सकते, ठीक है, उसको अलग लेके चलना। होता क्या है ना, ग्रुप 1 में ही डायरेक्ट टैक्स भी आता है, ग्रुप 1 में ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आता है, तो हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स मत करना, अकाउंट्स में इट्स अलाउड, DT में नॉट अलाउड। DT में इसको कैप गेन में लेके जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ओके स्टूडेंट, अब कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट रिसीव लिख देते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब मान लो जो भी प्रॉफिट आया टू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आया ये खत्म हो गया यहाँ पे, वो कहाँ एडजस्ट होगा? अब वैसे क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और ये कैपिटल में जाता है। फाइनल स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन में पूछा है इससे P&L और बैलेंस शीट बनाओ, तो इसको बैलेंस शीट में ले जाओ। हम एडजस्ट कैसे करें? अगर नेट प्रॉफिट हुआ 70,000, कैपिटल थी 10 लाख, तो अब कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10,70,000 की। भाई 70,000 रुपये की और कैपिटल कंपनी के पास बढ़ गई। समझ आया? आइए देखते हैं इसको भी। हाँ जी, एक बात स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई ये जो नेट प्रॉफिट मिला है ना, अब ये पूरा का पूरा तो ऐड भी नहीं होगा कैपिटल में। क्यों मैम? हमें इसमें से डिविडेंड देना है, कुछ हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो ये अमाउंट हमारे पास सेपरेटली रखा हुआ है। फिर जो सरप्लस बचता है उसको कैपिटल में लेके जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे। तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का डिविजन करना। तो इसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन जैसे P&L अकाउंट होता है, ये भी फॉर द ईयर एंडेड कि इस साल के लिए है, तो सेम साल का खर्चा शो होगा इसमें फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, 31 मार्च 2023। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मेक इट। अब बात आती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेट्स मेक इट। सेम आएगा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आई एम वेरी श्योर ये रिविजन सेक्शंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, बस इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ से आपकी कंप्लीट अकाउंट्स की रिविजन हो जाएगी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में लग रहा है कि इसमें भी डाउट्स आ रहा है, तो यू कैन टेल मी आउट, हम उस पर भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। अब बात आती है जितना नेट प्रॉफिट आया वो यहाँ पर आ गया माय नेट प्रॉफिट। मान लो स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट आया 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब उस 10 लाख रुपए को कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो देखते हैं। तो पहले तो हमने डिविडेंड प्रपोज कर दिया। हम 2 डिविडेंड लिखते हैं, डिविडेंड दिया नहीं है, प्रपोज किया है कि हम इतना देंगे। ठीक है, सो इट्स अ प्रपोज्ड डिविडेंड। फ़र्क होता है, लॉ में हम पढ़ते हैं प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। तो इट्स अ प्रपोज डिविडेंड कि हमने प्रपोजल रख दिया इतना हम देंगे, प्रपोज डिविडेंड। अब मान लो ये था स्टूडेंट 3,50,000। फिर हमने कहा कुछ अमाउंट ना जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हाँ, कंपनीज़ करती हैं, एंटिटीज़ करती हैं, नॉट द कंपनीज़ की बात नहीं करते, अभी सबकी बात करते हैं। तो एंटिटीज़ करती हैं कि इतना हमारे पास सेफ है, हमारे रिजर्व में पड़ा है, तो टू ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। मान लीजिए कितना है 2,50,000। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना बच गया? 6 लाख रुपए चले गए ना, 3.5 और 2.5 लाख रुपए, तो बचे 4 लाख रुपए। वो सरप्लस जो है वो कैपिटल में जाएगा। तो टू सरप्लस कैरी फॉरवर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया वो? 4 लाख रुपीज़। लिखिए 4 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन भी आया, होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने अगेन बोला क्वेश्चंस में अलग से कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया हुआ, बनाया होता तो ये अमाउंट कैपिटल में चला जाता 4 लाख रुपए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ क्लोजिंग कर लेना 10 लाख से, 10 लाख से क्लोज हो गए। हाँ, हमेशा याद रखना अकाउंट्स को क्लोज करना, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और ये इतनी इजी चीज़ें होती हैं ना, इनके जब मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो आपको गलतियाँ मत करना। चलो नेक्स्ट, अब कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाते हैं, अदरवाइज कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में परफॉर्मा हमेशा हमेशा बहुत मैटर करता है। कैसे रहेगा? इस साइड आ जाएगी लाइबिलिटीज़, इस साइड आ जाएंगी असेट्स। ठीक है, सेम वही हमारे पास फॉर्मेट बना लेंगे। अब बात आती है मैम बैलेंस शीट के लिए भी लिख दो ना फॉर द ईयर एंडेड। नहीं, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, पूरे साल पे नहीं। वो बोला इस डेट पे इतना सामान है मेरे पास, ठीक है, बाकी तुम देख लो। तो इट विल ऑलवेज बी राइट एज ऑन, एज ऑन। मान लो 31 मार्च 2023 की बात हो रही है, तो एज ऑन मतलब मैं सिर्फ इस डेट से मतलब रख रहा हूँ, आगे पीछे से नहीं। P&L पूरे साल से रखता है, तो फॉर द ईयर एंडेड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जो 10 साल पहले की आइटम्स है ना, वो भी आ रही होंगी। 10 साल पहले बिल्डिंग ली थी वो भी आ रही होगी, क्योंकि वो 31 मार्च को उसके पास है। दिस इज एज ऑन। ओके, लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास पहले यहाँ पर कैपिटल लिख लेंगे। अब नेट प्रॉफिट जितना भी हमारे पास बचा हुआ है, यानी जो सरप्लस आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, कितना सरप्लस आया था 4 लाख रुपीज़, वो यहाँ ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगी कैपिटल। ठीक है, फिर हमारे पास अगर कुछ भी लाइबिलिटीज़ हैं, कोई लोन्स हैं, कोई क्रेडिटर्स का अमाउंट है, तो वो सब यहाँ शो हो जाएगा।
यहाँ पर अब हमारे पास आएंगी असेट्स। असेट्स दो टाइप की होती हैं, फिक्स्ड असेट, ट्राई इट आउट कि हमेशा फिक्स्ड असेट्स को पहले लिखना और करंट असेट्स को बाद में। हाँ ठीक है, इससे मार्क्स जो प्रोफेशनल लगता है और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, करंट असेट्स। ओके स्टूडेंट, ये आ गई हमारे पास बैलेंस शीट। अब बात आती है, हम क्वेश्चन में जब एडजस्टमेंट दी हुई होती है ना, वो नहीं समझ आती कि एक जगह एडजस्टमेंट है या दो जगह। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन के बाद एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, मेमोरी टेक्निक बता रही हूँ, मेमोरी ट्रिक बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन के बाद एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, तो हमेशा दो जगह शो होगी। कहाँ? एक तो ट्रेडिंग P&L में और एक बैलेंस शीट में। क्वेश्चन के अंदर है तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर है तो फिर हमेशा दो जगह शो होगी, उसकी डबल एंट्री आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो लिखो इस पॉइंट को, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर माई स्मार्ट स्टूडेंट्स। ये ट्रिक है। इफ आइटम गिवन इन एडजस्टमेंट्स, इफ आइटम गिवन इन एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स ही आएंगी वरना फ्री के मार्क्स थोड़ी ना देंगे वो। सो इफ आइटम गिवन इन एडजस्टमेंट्स, ओके, तो ये कहाँ दिखानी है? इसको हम दो जगह दिखाएंगे, पोस्ट 2 एंट्रीज। जैसे मान लो अगर बेड डेट्स हैं तो एक तो P&L में आकर और एक बैलेंस शीट में से माइनस हो गए, समझे? तो पोस्ट 2 एंट्रीज, एक बैलेंस शीट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा एक बैलेंस शीट में आ गया, सेकंड स्टूडेंट ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ याद रखना, अगर आप दो जगह एंट्री नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि दो जगह एंट्री तो दोस्तों होगी ही होगी यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो बात करते हैं, मैम एडजस्टमेंट में ना क्लोजिंग स्टॉक बहुत दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। अगर स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ना, ट्रायल बैलेंस मतलब एडजस्टमेंट नहीं होती है, एडजस्टमेंट मतलब होता है क्वेश्चन के नीचे द फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट्स करके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखना। ट्रायल बैलेंस में है तो उसकी दो जगह एंट्रीज की ज़रूरत नहीं है। मैम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो परचेजेस में से ऑलरेडी एडजस्टेड है, समझे? लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो सेकंड पॉइंट आता है, अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, ये ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट नहीं है, इट्स नॉट एन एडजस्टमेंट, तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है, नॉट एन एडजस्टमेंट, नॉट एन एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट हमने इसको ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है परचेजेस से, परचेजेस से एडजस्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आया हुआ है, तो ऑलरेडी एडजस्टेड विद परचेजेस। अगर आप परचेज से एडजस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो होगा और कहीं नहीं, तो ओनली शो इन बैलेंस शीट, ओनली शो इन बैलेंस शीट। 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, लेकिन माय स्टूडेंट्स आर सो स्मार्ट, तो प्लीज़ ये गलती मत करना। फिर उसको और कहीं शो नहीं करना, ऑलरेडी एडजस्ट है, जहाँ परचेज लिखा है ना उसमें से ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स हुई हुई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना है। ओके स्टूडेंट, अब आ जाती है मैम, मान लो अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको किस पे दिखाएं, कॉस्ट पर या फिर हमारी जो सेकंड वैल्यू पर है, तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास देखो AS2 ने बोला हुआ है, एज पर द AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, हमेशा हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होता है कॉस्ट और MP विच एवर इज लोअर, ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लो क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ठीक है। AS2 ने बोला हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन याद है ना, AS भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ रिविजन करेंगे उसकी भी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या आता है स्टूडेंट्स? कॉस्ट और MP, दैट इज मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा वहीं पे वही प्राइस हमारा दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी कवर किया है यहाँ पे, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो थर्ड चैप्टर करने के लिए रेडी हो, लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी आज के सेशन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब NPO के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको NPO करवाने से पहले एक बार ये बता देती हूँ कि NPO का मतलब क्या हुआ। देखो, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि भाई उनका जो मोटिव है, उनका मेन पर्पस है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, या फिर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पब्लिक फंड्स, ऐसा कुछ भी अगर है, ठीक है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ऑल्दो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन उनका पर्पस नहीं था प्रॉफिट अर्न करना, वो तो हो गया, ठीक है ना।
उनका पर्पस था सर्विस प्रोवाइड करना। अब उनके केस में हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं अब वो बात करेंगे, ठीक है। तो NPO का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो दूसरा नाम है वो है नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज़। तो लिख लो नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज़। अगर बिट क्वेश्चंस में पूछ लिया जी भाई क्या मतलब है NPO, क्या नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज़ होती है, यस, क्योंकि उनका पर्पस ट्रेड करना नहीं होता, उनका पर्पस सर्विस देना होता है, ठीक है। वो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं मैम क्या वो गुड सेल परचेज करते हैं क्या, नहीं, वो जो होता है वो सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, दे डोंट ट्रेड, ओके, दैट्स व्हाई दे आर नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज़। सो देयर पर्पस इज not to earn profit, not to earn profit, but to provide services, so they are basically the service providers, ठीक है। वो कभी भी गुड्स में सेल परचेज नहीं करते, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पर बात आ गई कि इनके केस में हमारे पास कुछ सर्टेन आइटम्स होती हैं जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए कंसिडर की जाती हैं। आइए जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। सो देर आर सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि इनकी आइटम नॉर्मल वालों से अलग होती है ना, इनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना, तो इसीलिए इन आइटम्स के बारे में समझते हैं। सर्टेन आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। देखो स्टूडेंट्स हम बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं ये रिवीजन सेक्शन में आपको उसके जो फॉर्मूलाज कह लूँ या फिर मैं उसके लॉजिक्स कह लूँ वो क्लियर करवा रही हूँ, जिससे आपको कहीं भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। बट स्टिल अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने मेरे साथ सारे क्वेश्चंस नहीं करे, उन्होंने सेल्फ स्टडी करी है या कुछ भी, तो इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, सो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। या लेट्स स्टार्ट इट। अब स्टूडेंट देयर आर सर्टेन आइटम्स ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नाउ विच आर दोज आइटम्स, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरीके से बना लीजिए, रेवेन्यू, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट है, देन एक्सपेंडिचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग। इट्स नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये आ गया यहाँ पर, ओके, या इट्स जस्ट अ फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी रेवेन्यू आइटम्स होती हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या रहता है, ठीक है, कि मतलब हमको उनको कहाँ शो करना होता है। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस ना एक बात तो अच्छे से समझ लो, अभी लिखवाऊंगी भी आगे, पहले समझ लो कि हमारे पास NPO में 3 अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें जो कि इट्स लाइक अ कैश बुक। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड होती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं उसी में आपको ये सब कुछ सिखाने वाली हूँ। अब फर्स्ट आइटम बात करते हैं एंट्रेंस फीस की। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो वो तो है ही, उसमें तो लिखना ही लिखना है। बात आती है कि इस पर्टिकुलर आइटम्स को रेवेन्यू माने या कैपिटल माने, ठीक है। तो एंट्रेंस फी, अब स्टूडेंट्स एंट्रेंस फीस क्या बार बार देते हो, नहीं, वो तो वन टाइम होती है ना, तो बिकॉज इट्स अ वन टाइम तो हम इसको कैपिटलाइज करते हैं। जब भी हम किसी को कैपिटलाइज करते हैं NPO में, तो बैलेंस शीट में एक फंड है कैपिटल फंड। जैसे हमारे पास प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस का कैपिटल अकाउंट होता है, यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं होता, यहाँ होता है कैपिटल फंड। क्या होता है, कैपिटल फंड, ठीक है। तो कैपिटल फंड में हम उसको ऐड करेंगे। इट मीन्स जब भी कैपिटलाइज होगा तो कैपिटल फंड में गया, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है। तो कैपिटलाइज यानी बैलेंस शीट में जाएगा, इसका P&L में कोई काम नहीं है। फिर स्टूडेंट्स बात आती है यहाँ पर डोनेशंस की। अब आप सोचेंगे मैम डोनेशंस का क्या है, रेवेन्यू या कैपिटलाइज। देखो डोनेशंस ना 2 तरीके की होती हैं। एक होता है उन्होंने कह दिया देखो डोनेशन दे रहे हैं फॉर द बिल्डिंग, यानी आप इसको सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज़ करोगे। उसके केस में स्टूडेंट्स हम उसको एक स्पेशल फंड बना देते हैं, वहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर आइटम के लिए यूज़ होना है, बार बार नहीं आने वाला बिल्डिंग के लिए फंड, लेकिन उसको हम उस स्पेशल फंड में डाल देंगे। तो अगेन अगर ये एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए है, इफ़ फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, if the donation is received to NPOs for the specific purpose, so in that case students हम इसको स्पेशल फंड में ऐड कर देते हैं, ऐड टू दैट स्पेशल फंड। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ द कि हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। तो ऐड टू दैट स्पेशल फंड, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग फंड बना दिया, उसमें कैपिटलाइज कर दिया कि जब बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए तो उस फंड से पैसा निकाल लेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल्डिंग में ऐड नहीं करेंगे, इट्स नॉट अ एसेट, ये हम कैपिटलाइज करेंगे, उस फंड में पैसा डालेंगे, ठीक है ना। तो यानी ये होगा वही कैपिटल वाली साइड पे ही शो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि अगर मान लो कि वो नॉर्मल हमें मिला है कि भाई डोनेशन दे दी, कैसे भी यूज़ कर लो, तो इट्स अ रेवेन्यू आइटम। कहाँ शो होगा, मैंने बोला आपको जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यहाँ पर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्योंकि रेवेन्यू आइटम है तो इसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में,
ओके स्टूडेंट, तो पहला आ गया हमारे पास एंट्रेंस फीस, देन हमने डोनेशंस बात कर ली। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लीगेसी की। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे बात करते हैं लीगेसी की। अब ये लेगेसी क्या होती है? इट्स नॉट लीगेसी, इन फैक्ट इट्स लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, दैट पर्सन गॉट डिसीज और उसने अपनी विल में ये बोला था कि भाई मैं इस एनपीओ को 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, तो वो लेगेसी आई उस पर्सन की, उसकी विल के अकॉर्डिंग पैसा आया। बार बार आता है? नहीं आता ना, इट्स अपॉन द डिसीज ऑफ अ पर्सन। तो स्टूडेंट्स वो जो है वो भी हमारे पास कैपिटलाइज होता है, कैपिटल फंड में ही जाता है। ठीक, कहाँ जाता है? कैपिटल फंड में। लेगेसी का पैसा, अब एक बात ध्यान से, लेगेसी है यानी कि एक तरीके से ये जो उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, इट्स अ काइंड ऑफ द गिफ्ट, ठीक है। तो अगर पेपर में दिया है, वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, दिया होगा तो कोई टैक्स दिया होगा तो उसको डिडक्ट करके दिखाएंगे। सो आफ्टर टैक्स इफ एनी, क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने तो माइनस करेंगे, नहीं तो बस फिर जस्ट अमाउंट दिखाएंगे। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स आता है एंडोमेंट। अब ये एंडोमेंट्स क्या है इनको समझते हैं। एंडोमेंट्स स्टूडेंट, एंडोमेंट्स का मतलब होता है डोनेशन एज पर द इंस्ट्रक्शन। मतलब आप किसी को एंडोमेंट दे रहे हो तो आप उसको कहोगे मेरी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही ये डोनेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डोनेशन बट इट विल बी यूज्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डोनर। क्लियर? तो ये क्या हो गया, इसको मैं लिखवा देती हूँ आपको, इसका मतलब डोनेशंस एज पर इंस्ट्रक्शन। अब आप समझ ही गए होंगे भाई उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पैसा यूज़ होगा। तो अगेन ये क्या होगा, कैपिटलाइज या रेवेन्यू? रेवेन्यू तो नहीं है ना, ये हमारे पास आ गया अगेन स्टूडेंट्स इन द कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटलाइज होगा, कैपिटल फंड में आएगा। हाँ, अभी एक्सपेंडिचर की भी बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या मतलब होता है? इट मीन स्टूडेंट्स कि उसने हमेशा के लिए अपनी फ़ीस जो है दे दी। अब हमेशा के लिए दे दी, नॉन रेकरिंग है तो अगेन इट्स अ कैपिटलाइज होगा। लेकिन ये कैपिटलाइज कैसे करते हैं उसकी बात सुनो। लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, अब हर साल ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा भी होगा, वो उसी की फ़ीस से निकालना है। एक बार स्पेशल फंड बना देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, उसमें पैसा डाल देंगे और हर साल हम इसी फंड में से कुछ पैसा निकाल कर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करते रहेंगे, यानी इसी में से चार्ज करते रहेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी स्टूडेंट? जब ये मिलेगा व्हेन रिसीव्ड, सो ऑन द रिसीट हम इसको क्या करेंगे, हम इसके लिए एक तरीके से हम उसको फंड में डाल देंगे, यानी हम इसको डेफर्ड रिसीट शो करेंगे कि भाई हाँ ये जो है हमें बाद वाले अमाउंट्स के लिए भी मिली है। लिखो स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। सो इट्स फॉर द लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो लिखिए स्टूडेंट्स, पहला आया जब ये रिसीव होगी, व्हेन रिसीव्ड, तो है ये कैपिटलाइज। करेंगे कैसे? लिखिए स्टूडेंट, तो हम इसको डेफर्ड रिसीट शो कर देंगे। डेफर्ड रिसीट यानी हम इसको कैपिटल वाले कॉलम में बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है, ये कैपिटल फंड वाली साइड का ही पार्ट हो गया हमारा। फिर बात आती है कि जब स्टूडेंट्स एवरी ईयर हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बार पैसा उसमें डाल दिया, हर साल उसमें से पैसा निकालते रहेंगे कि चलो ठीक है हम इसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एवरी ईयर स्टूडेंट्स हम इसको क्रेडिट कर देंगे, किस में पैसा डाल देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ठीक है, तो यानी मान लो 10 लाख रुपए मिल गए, 10 सालों के लिए मिले थे लाइफ मेंबरशिप फीस का उसका। अब स्टूडेंट 10 लाख को हमने डेफर्ड रिसीट शो कर दिया बैलेंस शीट में। उसके बाद हर साल उसमें से 1 लाख निकालेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे क्रेडिट करते रहेंगे, यानी वो लाइफ मेंबरशिप फी का अमाउंट कम होता रहेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये रेवेन्यू होता रहेगा। समझे बात? ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकम पॉइंट, जो यहाँ पे रेवेन्यू आइटम मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है सब्सक्रिप्शन। और ये आइटम 100% पेपर में मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास एनपीओ का क्वेश्चन आए तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सब्सक्रिप्शन की आइटम उसमें ना आए। कई बार तो खाली सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना आ जाता है। येस, इट्स एज दैट इम्पॉर्टेंट। अब स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि पर्सन ने सब्सक्रिप्शन दिया, हर साल वो सब्सक्रिप्शन देगा या हर मंथ जैसा भी उनका होगा, तो यानी ये रेकरिंग नेचर है, सो इट्स अ रेवेन्यू आइटम। कहाँ शो होगा ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम होती है उसको। क्लियर? चलो ठीक है। अब अगर आपको इसका खाली अकाउंट बनाना आ गया तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंडिचर हमें पर्टिकुलर ईयर की इनकम चाहिए, सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब मान लो 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख में से वो कह रहा है जी 2 लाख रुपए पिछले साल के हैं और 3 लाख रुपए आने वाले साल के, दोनों को हटाओ। ठीक है, 2 लाख को भी 3 लाख को भी, क्योंकि हमें सिर्फ इस साल का दिखाना है। ओके स्टूडेंट, हाँ, इस साल का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो उसको ऐड कर दो। समझे बात मेरी? मैंने आपको क्लास में भी बताया था, सिर्फ इस साल का देखना होता है अमाउंट। ओके, चलो फिर आता है एक्सपेंडिचर। अब स्टूडेंट्स इसमें एक्सपेंडिचर बड़े लिमिटेड से होते हैं। एक तो क्या हो गया भाई, ग्राउंड को देखभाल कर रहा है, सो अपकीप ऑफ ग्राउंड्स।
क्या करोगे, अरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करो उसको, ठीक है ना, खर्चा हो गया। फिर स्टूडेंट्स कोई टूर्नामेंट करवा लिया, उसका एक्सपेंडिचर है, हाँ ये भी रेकरिंग होता है क्योंकि इन्हीं चीज़ों से डोनेशंस आती हैं, ठीक है। सो इनकम एक्सपेंडिचर। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, छोटा मोटा खर्चा। फिर कुछ स्टूडेंट्स उसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा लिए, तो अगेन इट्स एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, कहीं भी क्योंकि उसकी कोई असेट नहीं बन रही है, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दैट्स एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट यहाँ पर ओवर होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस की क्या ट्रीटमेंट रहेगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरीके के यहाँ पर हमने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, ठीक है। तो करें इसको, आइए स्टूडेंट्स आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। तो लिखिए कि इसके केस में कितनी कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट का करके देख लेना, काफ़ी बार पेपर में उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के जरूर देख लेना। बनाओगे किस बेसिस पे कि हमें सिर्फ इस साल की इनकम चाहिए, पिछले साल का, आगे वाले साल का कुछ भी है लेस करो, इस साल का कुछ नहीं रिसीव हुआ, आउटस्टैंडिंग है, इवन देन एडेड, ठीक है, क्योंकि इस साल का हमें इनकम चाहिए अक्रूवल बेसिस पर। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है अक्रूवल बेसिस पर, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें बनाते हैं। एक होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है दैट इट्स अ रियल अकाउंट। कौन सा है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या पढ़ाया था मैंने आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यानी रियल अकाउंट में पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टूडेंट पैसा आएगा तो अकाउंट डेबिट होगा, लिखो पैसा आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट। अच्छा मैम ये सिर्फ इस साल के लिए है, पिछले साल के लिए, अगले सारे सालों के लिए, हमें मतलब नहीं है। इवन अगर रेवेन्यू इनकम आ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनीथिंग इट कैन बी, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, पिछले साल के लिए आ रहा है, अगले साल के लिए आ रहा है, नॉट टू वरी, ठीक है। तो इट्स एज द कैश बुक, जैसे कैश बुक होती है ना कि बस पैसा आ रहा है तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें ये मतलब नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर का है या ये नेक्स्ट ईयर का है या कैसे है, दैट इज़ अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब स्टूडेंट जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास 2 बैलेंसेस गिवन होते हैं, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है कि भाई ओपनिंग बैलेंस क्या हो रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा कि इतना हमारे पास है स्टार्टिंग में, ये सब खर्चे हुए, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा असेट साइड पे कि ये हमारी असेट है, समझे। ये है सिंपल सा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बात आती है सेकंड हमारी अकाउंट की, विच इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जैसे स्टूडेंट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, नॉट अ कैश बुक बट जस्ट लाइक अ कैश बुक बिकॉज एनपीओ है तो हम इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। अब एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी&एल क्या कहता है, अक्रूवल बेसिस पर चलूँगा, यानी सिर्फ इस साल की इनकम और इस साल के खर्चे शो करूँगा, पिछले साल का नेक्स्ट ईयर का कुछ है तो जस्ट डिडक्टेड आउट, ठीक है। तो कौन से रूल पर चलता है ये, नॉमिनल अकाउंट पे, मतलब बताइए जल्दी से, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट ऑल द इनकम, यस, जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, जस्ट लाइक पी&एल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जैसे हमारे पास, हाँ या लिखो इसमें ओनली आइटम्स शो फॉर करंट पीरियड, शो फॉर करंट पीरियड, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं करना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं कि आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करो, इस साल का आउटस्टैंडिंग है ऐड करो, पिछले साल का कुछ आ रहा है जस्ट माइनस इट आउट, हमें मतलब नहीं है। तो ओनली आइटम्स शोन फॉर द करंट पीरियड, ठीक है। अब बात आई कि मैम उसमें ना जब प्रॉफिट आता था नेट प्रॉफिट होता था, लॉस आता था नेट लॉस, जिसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। इसमें स्टूडेंट्स अगर आपके पास यानी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, ठीक है, तो हम उसको एनपी नहीं बोलेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम उसको सरप्लस बोलेंगे। और अगर इनकम कम है एक्सपेंडिचर से तो जैसे उसमें लॉस बोलते थे, इसमें लॉस नहीं बोलोगे, इसमें बोलोगे डेफिसिट। क्या बोलोगे, डेफिसिट। इसी के मार्क्स मिलने हैं, वरना इतना इजी क्वेश्चन पेपर में क्यों आएगा। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ के मार्क्स मिलने हैं इसमें। इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में, ठीक है। कि अगर मान लो सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर उसमें कुछ ना कुछ डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगा, ठीक है।
ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें अकाउंट बनता है बैलेंस शीट। तो ये सेम है स्टूडेंट्स कि असेट्स होगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं होता। कैपिटल अकाउंट की जगह यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल फंड। ठीक है, क्या लिखते हैं? कैपिटल फंड। तो ये है हमारे पास इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स एनपीओ में सिर्फ एक टॉपिक रहता है हमारे पास, और वो है कि अगर मान लो हमारे पास दो तरीके के फंड्स आते हैं कि उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी है, तो वो भी बता दूँ। यस, आइए स्टूडेंट, तो लिखिए यहाँ पर फंड अकाउंटिंग, और यू कैन राइट फंड एसेट्स अकाउंटिंग। ठीक है, कि जो फंड्स हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे है। तो स्टूडेंट हमारे पास दो तरीके के फंड्स होते हैं। एक होता है स्पेशल फंड। स्पेशल फंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप इस पैसे को सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज़ करोगे तो बिल्डिंग फंड बना दिया। ठीक है, एक होता है कैपिटल फंड, इट्स नॉर्मल फंड। अब पहले बात करते हैं स्पेशल फंड की। कैपिटल फंड मतलब जो उसका लास्ट में कैपिटल बच रहा है वो उसका ईयर ऑन ईयर जो है अक्रूवल वो तो उसका चलता रहेगा, गोइंग ऑन। बात आती है स्पेशल फंड की। अगर स्पेशल फंड से आप कोई एक्सपेंडिचर मीट कर रहे हो तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, देखो। तो यूज टू मीट एन एक्सपेंस, यूज टू मीट एन एक्सपेंस। तो स्टूडेंट जब हम स्पेशल फंड से कोई एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, मान लो हमने स्पेशल फंड से किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे दी, ठीक है, तो यानी स्पेशल फंड में पहले 10 लाख रुपए थे, अब 9 लाख रह गए। ठीक है, स्पेशल फंड में पैसा कम होगा तो वो डेबिट होगा, है ना। चलो फिर करते हैं स्टूडेंट। सो यानी एंट्री पास होएगी स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट, सपोज इट्स 1 लाख रुपीज़, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, कि बैंक से पैसा चला गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे बात आई, मैं कह रही हूँ कि स्पेशल फंड का मान लो टोटल बैलेंस 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो अब स्पेशल फंड से 1 लाख रुपए निकाल लिया, कितना रह गया हमारे पास मैम? बाकी हमारे पास रह गया 9 लाख रुपए। क्योंकि ये स्पेशल फंड है, वो पैसा वहीं पर हमें क्लोज करना होगा, हम उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो आया इसीलिए था कि उस स्टूडेंट की ABC स्टूडेंट की फ़ीस देनी थी, उससे हो गया यहाँ पर। अब स्टूडेंट जो हमारे पास बैलेंस पैसा है उसका क्या करेंगे? तो वो जो बैलेंस है ना, इट्स लाइक अ लाइबिलिटी। ठीक है, हम उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे कि भाई चलो अब इसको कैपिटल फंड देख लेगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बैलेंस जो है स्पेशल फंड से निकालेंगे, क्योंकि स्पेशल पर्पज़ जो है वो सॉल्व हो गया। तो स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट कितना, जितना बैलेंस रह गया था 9 लाख रुपए, और किस में ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल फंड में, कि भाई चलो अब ये भी बिजनेस के पास सरप्लस पैसा है, टू कैपिटल फंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि मान लो हमने इस स्पेशल फंड से क्या किया, हमने स्पेशल फंड से कोई असेट परचेज़ कर ली। जैसे मैंने आपको बोला था बिल्डिंग परचेज़ करने के लिए उन्होंने ये अमाउंट दे दिया। उस केस में क्या होगा? तो स्टूडेंट्स वेयर टू परचेज़ एन असेट, वेयर टू परचेज़ एन असेट, ठीक है, सेम वही 10 लाख रुपए वाला लेकर चल रही हूँ, वेयर टू परचेज़ एन असेट। अब मान लो स्टूडेंट्स वो असेट जो आई वो आई 5 लाख रुपए की, या 4 लाख रुपए की आई असेट आई, तो एंट्री क्या पास करोगे? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई हमारे पास, तो 4 लाख रुपीज़। अब स्टूडेंट बैलेंस कितना बच गया स्पेशल फंड में? मैम उसमें हमारे पास स्पेशल फंड में बच गया 6 लाख रुपए। हम इसमें स्पेशल फंड से पैसा नहीं निकाला क्या पहले? नहीं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर असेट जो है ना वो है ही उसके लिए, वो बिल्डिंग फंड के नाम से था, तो हमें पता है कि बिल्डिंग फंड से पैसा हमने निकाल लिया, असेट आ गई, बैंक में से पैसा चला गया। क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको लग रहा है कि मैम वैसे क्या ये एक कॉम्बिनेशन एंट्री है? येस स्टूडेंट, अदरवाइज एंट्री क्या पास होती कि पहले स्पेशल फंड से पैसा निकलता, स्पेशल फंड डेबिट होता, फिर हम उसको दिखाते कि जी ये अमाउंट जो है ये हमारा जा रहा है, फिर असेट परचेज करते। तो हम यहाँ पर एक कंबाइंड एंट्री कर देंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप 2 एंट्रीज करके दिखाओ, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन एंट्री। फिर आता है उसके बैलेंस का क्या करना है, तो अब आप समझ गए होंगे। बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे और स्पेशल फंड को क्लोज करेंगे, यानी स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट टू क्या दिखाएंगे यहाँ पर? स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड अकाउंट। ठीक है, और ये कितना अमाउंट आ जाएगा? 6 लाख रुपीज़, यानी कि जो बैलेंस है 6 लाख। सो आई होप इसी के साथ स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट एनपीओ भी समझ आ गया होगा। एनपीओ में से और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। या तो ऐसे अकाउंट्स बनाने आते हैं, या फिर वो आपको दे देंगे कि आपको कुछ आइटम्स दे देंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। इट्स वेरी ईजी।
करना क्या है ऐसे केसेस में। मान लो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया, तो बस देखते देखते कुछ नहीं करना, देखते देखते बस इतना हमें पता है कि भाई जब भी हमारे पास बैलेंस शीट्स बनवा रहे हैं जैसे वो, तो जितनी असेट्स हैं बेस्ड ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर की उन्होंने कह दिया जिस पे इतना डेप्रिसिएशन है या कुछ भी है, तो वो सब लिखते रहो, इधर लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो नॉर्मल असेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए बैलेंस शीट बनानी है और कुछ नहीं करना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। याद दे देंगे आपको कि ओपनिंग रिसीट एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, नॉट द रिसीट एक्सपेंडिचर, सॉरी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इतना ध्यान रखो, पैसा आया तो रिसीट कर दो, गया तो पे कर दो, बस, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो उन क्वेश्चंस की भी, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में, कहीं कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं और उसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट कल से आपकी जो है डायरेक्ट टैक्सेशन की भी मैराथन रिवीजन स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो कितने एक्साइटेड हो फटाफट से मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू like, comment and share my video, and yes, do not forget to subscribe my channel. Okay students, bye, have a great day.